हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास में हम 8th पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आसान आसान से क्वेश्चन थे सारे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकन आउट फ्रॉम ए बॉडी। ये तो एकदम बेसिक, जो जब भी हम क्वांटीकरण पढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं, उसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब किसी भी वस्तु के ऊपर चार्ज लेकर आना है, आवेश लाना है, या तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ते हैं या फिर क्या करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ते हैं। कुछ बातें और याद रखना जिनसे बेसिक से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? कोई भी वस्तु है किससे मिलकर बनी है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन ही चीजें है ना, एटम से मिलकर ही तो बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चार्ज में इनका तो कोई लेना देना है नहीं। न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? 0 होता है। इनके पास पॉजिटिव चार्ज है, इतना तो जानती हूँ। इनके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब किसी भी वस्तु को पॉजिटिवली चार्ज करना है, धनावेशित करना है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोटॉन जोड़ देने चाहिए ना। लेकिन वो अपने बस की बात नहीं है अभी। अरे प्रोटॉन कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं ना। क्या न्यूक्लियस के साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। न्यूक्लियस से कोई भी प्रोटॉन निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? न्यूक्लियर फोर्स के वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था ना हमने। यहाँ कौन सा बल लगता है? नाभिकीय बल। इस रेंज के अंदर, रेंज इंपॉर्टेंट हुआ करती थी वहां पर। इस परास या इस रेंज के अंदर नाभिकीय बल क्या होते हैं? सबसे प्रबल होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अब सबसे प्रबल है, उससे प्रोटॉन थोड़ी निकाल पाओगे। जब प्रोटॉन निकला ही नहीं किसी एटम से, तो प्रोटॉन जुड़ेगा कैसे? तो प्रोटॉन को न तो निकाला जा सकता है, नहीं जोड़ा जा सकता है। कभी भी इन बातों के कंफ्यूजन में मत आना। इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जुड़ने से कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो कुछ ना कुछ मास जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है? बहुत कम होता है, लेकिन मास तो होता है इलेक्ट्रॉन का। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन जुड़ने से चार्ज नेगेटिव आता है, मास बढ़ता है। द्रव्यमान में क्या आता है? स्लाइट इंक्रीमेंट आता है, बहुत कम बढ़ता है। प्रोटॉन निकलेंगे नहीं, क्योंकि प्रोटॉन का तो मास भी बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। याद है आपको? एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में हम पढ़ते थे। इनके मास में कोई कंपैरिजन नहीं है। मैक्सिमम मास एटम का कहां पर सेंटर्ड है? उसके केंद्र के ऊपर ही है, सेंटर पर ही है। ठीक है। ये सारी बातें हो गई भी जो आपको आइडिया होना चाहिए, रिलेट हो जानी चाहिए थी। इतनी चीजें आपके इन सारे चैप्टर्स में। या तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या फिर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं इसका मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसका मतलब कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। धनावेश इलेक्ट्रॉन के निकलने से कैसे क्या होगा? वस्तु का भार घट जाएगा और जुड़ने से क्या होता है? बढ़ जाता है। यहाँ कॉमन सी चीज पूछी है, एक कूलम्ब आवेश उत्पन्न करना है हमें, मतलब क्यू की वैल्यू दे रखी है। क्या क्यू की वैल्यू कितनी दे दी हमें? एक कूलम्ब। ई की वैल्यू जानते हो सब लोग? ई तो कांस्टेंट है ना। इलेक्ट्रॉन चार्ज के ऊपर हो चाहे, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हो या प्रोटॉन के ऊपर चार्ज हो, वैल्यू कितनी होती है? मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। यही होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर बस क्या लगा देते हैं? माइनस साइन। प्रोटॉन के ऊपर प्लस साइन। एन का फॉर्मूला आ जाएगा क्या? क्या आया? क्यू बाई ई। अब देखो, इन दोनों में से है ना, ये चीज तो हमें हमेशा पता होती है। एक बचा एन और एक कौन बचा? क्यू। एन दिया हुआ है, क्यू निकालोगे। क्यू दिया हुआ है, क्या निकालोगे? एन। यहाँ एन क्या आना चाहिए? पूर्णांक संख्या आनी चाहिए ना। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 2 3 4 0 भी हो सकता है। इसी फॉर्मेट के अंदर वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज का क्वांट होता है ना, आवेश का क्वांट है। क्वांट का मतलब जानते हो? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी भौतिक राशि का न्यूनतम संभव मान ही यही है ना। तो मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? एक। कितने जोड़ सकते हैं? एक। उसके बाद क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे क्या आप? पॉसिबल नहीं है अभी। एक के बाद कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे? दो ही जुड़ेंगे। तो यहाँ तो सीधी वैल्यू रख दो ना। यहाँ कितना आ गया? एक कूलम्ब। तो एन इंटीजर आना चाहिए, याद रखना। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब वो चार्ज पॉसिबल नहीं है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ई की वैल्यू कितनी? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये ऊपर जाएगा प्लस 19 हो जाएगा। इसको मैं 10/16 लिख सकता हूँ। 10 टू द पावर 19, इधर से एक पावर और ले लें, इसको 18 कर देते हैं। 100 में 16 का भाग देंगे, कितना आएगा? 16 96। 4 बचा 32। पॉइंट लग जाएगा ना बीच में। उसके बाद कितना बच गया? 8 7 80 इंटू कितना आ गया? 10 टू द पावर 18। तो ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, भी हमेशा से पढ़ते हुए आते हो। अब क्या आंसर आ गया? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। टू चार्जेस प्लस 4 माइक्रोग्राम एंड माइनस 16 माइक्रोग्राम। अच्छा, दो आवेश रखे हुए हैं, चलो सीधा रख लो दोनों आवेशों को। एक कितना है? प्लस 4 माइक्रोग्राम है। दूसरा कितना है? माइनस 16 माइक्रोग्राम। माइक्रो का मतलब याद होना चाहिए आपको। माइक्रो का मतलब यहाँ तो काम नहीं आएगा, लेकिन माइक्रो का मतलब सबको याद होगा, 10 टू द पावर -6 होता है।
दो आवेश 0.6 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस और दे रखी है। ये डिस्टेंस हमें कितनी दी? 0.6 मीटर। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी बहुत हैं और करवाए भी बहुत हैं। मीटर की दूरी पर रखे हैं 6 माइक्रोकुलम का तीसरा आवेश 4 माइक्रोकुलम से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए ताकि उस पर लगने वाला नेट बल 0 हो जाए। इंपॉर्टेंट क्या है कि नेट बल कितना होना है उसके ऊपर? 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब दोनों जो चार्जेस हैं उसके ऊपर बल लगाएंगे वो कैसा होना चाहिए? अपोजिट। अरे कोई भी चार्ज है, जैसे मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर बल तो 2 लगना कंपलसरी है, मेरे ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 फोर्स। फिर भी मेरे ऊपर नेट बल 0 कब हो सकता है? एक फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लगे, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगे। जब दोनों बल विपरीत दिशा में लगे तभी ये कंडीशन पॉसिबल है क्या? अच्छा, क्या अपोजिट डायरेक्शन में लगते ही हमेशा 0 हो जाएगा? मैं कह रहा हूं एक पार्टिकल के ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं और फिर भी उसके ऊपर नेट फोर्स 0 करना है। ये कोई भी पार्टिकल मान लो, इसके ऊपर मैंने कहा कितने बल लगाने आपको, फोर्स को 0 नहीं कर सकते आप। 2 बल लगाने हैं, फिर भी नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। दो कंडीशन। पहला तो दोनों फोर्स कैसे रख दो? अपोजिट। और दूसरा मैग्नीट्यूड क्या कर दो? इक्वल। जैसे ये 5 न्यूटन है, इसको भी कितना कर दिया? 5 न्यूटन। इस कंडीशन में ये पार्टिकल कहीं जाएगा या कहीं नहीं जाएगा? ये किसके अंदर आ जाएगा? रेस्ट में रहेगा, स्थिर अवस्था में रहेगा, या फिर बोल सकते हैं कई बार लिखा हुआ रहता है इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालो या फिर न्यूट्रल पॉइंट निकालो, उदासीन बिंदु निकालो या संतुलन बिंदु निकालो, तो उन बातों का भी मतलब सेम ही है। फोर्स कितना करना है? नेट फोर्स 0 करना है। नेट फोर्स 0 करने के लिए दोनों के कारण लगने वाला बल कैसा होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। एक बात बताई थी मैंने, जब भी दोनों सिमिलर चार्जेस हो ना तब तो बीच में रखा जाएगा। अब इसको बीच में नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? ये प्लस 6 माइक्रोकुलम में मैंने बीच में रख दिया, ये क्या करेगा? इसको रिपेल। ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट। दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में नहीं लग गए क्या? यहाँ पर ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता बीच में। तो क्या करना पड़ता है हमें? इधर उधर रखना पड़ता है भाई। या तो लेफ्ट में रखते हैं या फिर कहाँ रखते हैं? राइट में। याद रखना जिसका मैग्नीट्यूड कम हो उसकी तरफ लिखना है। कितने बार कारण बता चुका हूं ना मैं। तो हमने क्या किया? 4 माइक्रोकुलम की तरफ रखा। डिस्टेंस भी 4 माइक्रोकुलम से पूछिए ना। चार्ज कितना है? 6 माइक्रोकुलम प्लस 6। अब देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल। ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे ना। इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इसको क्या बोल दिया मैंने? बी। ये किसकी डायरेक्शन आ गई? एफ ए वेक्टर की। ये किसकी डायरेक्शन आ गई? एफ बी वेक्टर की। ये तो पहला काम हुआ कि इधर रखा जाएगा। कितनी डिस्टेंस के ऊपर रखा जाएगा? हमने मान ली डिस्टेंस कितनी मानी? इस दूरी को हमने एक्स मान लिया। अब क्या करना है? मैग्नीट्यूड बराबर कर दो। एफ ए वेक्टर और एफ बी वेक्टर का परिमाण क्या कर देना है? बराबर। मैग्नीट्यूड बराबर, फॉर्मूला जानते हो कूलम्ब्स लॉ, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। आर की जगह एक्स इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। आर की जगह कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा ना। देखो ये डिस्टेंस एक्स है, ये 0.6 है, यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई? एक्स प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहे हैं ना उनको कैंसिल कर दो। के से के कैंसिल आउट हो गया, 6 माइक्रोकुलम से 6 माइक्रोकुलम, 4 माइक्रोकुलम से 16 को कैंसिल आउट किया, यहाँ केवल कितना बचा? 4 माइक्रोकुलम वगैरह यूनिट तो बचेगी नहीं ना रे। दोनों तरफ अब क्या कर देना है? रूट कर देना है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? एक्स की। ये कितना आ गया? 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 0.6। यहाँ से सोल्व कर लो, ये इधर जाएगा, कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 0.6 इज इक्वल टू 2x। यहाँ से इसको उधर लेकर गए, नेगेटिव में आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 0.6 मीटर। तो कितनी दूरी के ऊपर रखेंगे? 0.6 मीटर की दूरी पर रखेंगे। किधर रखेंगे? लेफ्ट में रखेंगे। अगर इतना भी पूछ लेता ना तो 4 माइक्रोकुलम या ए पॉइंट से लेफ्ट में रखा जाएगा। कितनी डिस्टेंस? अक्ष डिस्टेंस। अक्ष की वैल्यू कितनी है? 0.6। एग्जाम के अंदर एक कंफ्यूजन और कर देता है। आप अक्ष निकाल लेते हो लेकिन आप यहाँ ध्यान नहीं देते। यहाँ वो क्या बोल देता है? यहाँ वो कह देता है कि -16 माइक्रोकुलम से कितनी दूरी पर रखा जाएगा। आपके बहुत जोश आता है भाई कि हाँ हमने आंसर निकाल लिया, आंसर निकालते ही टिक करते हैं। उस कंडीशन में कौन सा आंसर आ जाता? 1.2 मीटर, क्योंकि 0.6 ये है, 0.6 ये आ गई। तो बी से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है? 1.2 मीटर। ए से कितनी डिस्टेंस पर? 0.6। चलो नेक्स्ट देखना। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटी यू नॉट इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अच्छा, एक परावैद्युत माध्यम एप्सिलॉन आर। एनर्जी निकालने के बहुत से फॉर्मूले हमारे पास। एनर्जी कितना? हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c हाफ क्यू वी। ये फॉर्मूले और U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। किसी फॉर्मूले से निकाल लेना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना डाइलेक्ट्रिक मीडियम के प्रेजेंस में एप्सिलॉन आर
इसकी प्रेजेंस में फोर्स घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है, पोटेंशियल घटता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है, पोटेंशियल एनर्जी घटती है। पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला पढ़ते थे, याद करो, के Q1 Q2 बाई आर पढ़ते थे क्या, दो आवेशों के निकाय के लिए, टू चार्ज सिस्टम के लिए। तो यहां से भी याद रख सकते हो ना आप, Q1 Q2 नहीं बदलेंगे, आर भी नहीं बदलेगा, के की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0, तो के क्या हो जाता है, घट जाता है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाती है, घट जाती है। यहां से याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे इनमें से किसी भी फॉर्मूले में पुट कर लेना। कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ता है, कितने गुना बढ़ता है, एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ता है। पोटेंशियल क्या होता है, 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो जाता है, घट जाता है। उसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है क्या, नेट चेंज कितना है इसके ऊपर, 1/एप्सिलॉन आर का। इस फॉर्मूला से देखोगे तो क्यू स्क्वायर चेंज होता है, चार्ज चेंज थोड़ी हो गया डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में ना, चार्ज कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। कैपेसिटेंस क्या हुआ, एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ा, लेकिन ये क्या था, इसके इनवर्स था ना, तो पोटेंशियल एनर्जी 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स घटेगी। ऐसा हो नहीं सकता भाई कि एक फॉर्मूले से अलग रिजल्ट आए, दूसरे से अलग आ जाए। कोई सा भी फॉर्मूला लगा लेना, आंसर सही में आएगा। क्यू चेंज नहीं हुआ, वी कितना हो गया 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स। यहां से देखना इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स घटती है, 1/एप्सिलॉन आर, ये इसका स्क्वायर है, ये एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ भी तो जाएगा। तो नेट रिजल्ट हमारे पास क्या आना है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आएगी, एप्सिलॉन आर टाइम्स घटेगी। एप्सिलॉन आर गुणा क्या हो जाती है, घट जाती है। किसी फॉर्मूले से डिपेंडेंस याद रखना। अगर इन बातों से आप कंफ्यूज हो रहे हो तो सीधा सा ये फॉर्मूला याद रखना, या ये बात जो मैंने लिखी है इतनी तो आपको याद होनी चाहिए भी, डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, शो द चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, तापमान के साथ परिवर्तन ध्यान रखना है। टेम्परेचर के बारे में मैंने दो ही चीजें बताई थी। कंडक्टर्स के लिए, चालकों के लिए प्रतिरोधकता का क्या फॉर्मूला हुआ करता था, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 + α T - T0, यही होता था क्या। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है, तो चालकों में तापमान बढ़ने से प्रतिरोधकता बढ़ेगी और चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सेमीकंडक्टर अर्धचालकों में इसका जस्ट उल्टा होता है, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है, प्रतिरोधकता घट जाती है। ये चालकता है, ये प्रतिरोधकता है। इस पहले ग्राफ में देखो, जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है प्रतिरोधकता बढ़ रही है, ये चालक, ये सी ऑप्शन कट गया। दूसरे में देखो, जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है प्रतिरोधकता घट रही है, तापमान बढ़ने से प्रतिरोधकता घटे, ये अर्धचालक, ये अर्धचालक। ये पहले ही कट चुका था, ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया। कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास, ए ऑप्शन। पहला कंडक्टर है, दूसरा क्या है, सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट देखना, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q, याद करो यार, परपेंडिकुलर जब भी होते हैं तो कैसा मोशन करता था, सर्कुलर मोशन करता था ना, उसकी रेडियस वगैरह हम सब कुछ निकालते थे। ये क्या होती थी, उस चार्ज की वेलोसिटी। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी वो किस डायरेक्शन के अंदर होती थी, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो वहां जो टाइम पीरियड पूर्ण चक्कर करने में लिया गया समय, उसी को आवर्तकाल बोलते थे। कितना होता था, 2πm/qb। कई प्रूफ में हमने इसको कर रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रिलेटिव परमिएबिलिटी, निम्नलिखित में से कौन सा अपेक्षित अपेक्षित चुंबकशीलता के बारे में सही नहीं है। अपेक्षित चुंबकशीलता प्योर डायमेंशनलेस, सही बात है। इट्स वैल्यू इज 1 फॉर वैक्यूम, ये भी सही है। फॉर फेरोमैग्नेटिक, ये भी सही है। फॉर पैरामैग्नेटिक ना, ये गलत है। जो गलत है वही तो अपना आंसर है। अरे अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए देखो, याद रखना, नॉट ट्रू पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं कौन सा है भाई, कि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू आर का मान कितना होता है, 0 होता है। ये बात गलत है। ये किसके लिए होता है, प्रति चुंबकीय के लिए होता है, वो भी एक ही कंडीशन में, अति चालक के लिए। अनुचुंबकीय के लिए या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए जो वैल्यू आती है हमारे पास किसकी, म्यू आर की, वो हमेशा किससे ज्यादा आती है, 1 से ज्यादा आती है। तो ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इमेजिन ए करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये वायर है, यहाँ क्या कह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ही, अरे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, कहाँ गया अभी वो। ये वायर है, ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अरे यही है ना। देखो एक कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। एक दक्षिणावर्त होती है, एक वामावर्त, दो ही तो दिशाएं हो सकती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के घूमने की। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, घड़ी की विपरीत दिशाओं में चुंबकीय रेखाओं के चुंबकीय क्षेत्र वाले एक धारा प्रवाहित सीधे कंडक्टर की कल्पना करें। कर ली भी, ये क्या है हमारे पास, एक सीधा कंडक्टर है। तब इसमें धारा की दिशा निर्धारित होगी।
धारा की दिशा किससे निर्धारित होगी? राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम। ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। और यह नीचे की ओर आएगी, ये वायर है ऐसा ही। अभी एक तो कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की तरह घूमना। अरे यही होता ना, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? घड़ी की तरह घूमना। घड़ी की तरह कैसे घूमता भी? अरे घड़ी की तरह घूमना मतलब इसी तरीके से। तो इसका उल्टा घूमना चाहिए। उल्टा घूमने के लिए कैसा आ जाएगा? इसकी डायरेक्शन की तरह आ जाएगी भी, नीचे की तरफ आएगी ना। देख लेना एक बार इस क्वेश्चन को, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे और कौन सी डायरेक्शन में आएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगी। यूनिट ऑफ ओमेगा एल इज, ओमेगा एल, अक्स एल की वैल्यू कितनी आती है? ओमेगा एल। ये किसकी तरह कार्य करती है? प्रतिघात की तरह। तो प्रतिघात या रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। इसके अलावा अक्स सी की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन ओमेगा सी होती है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ओम। आपसे अगर ओमेगा सी की पूछ ले तो यहाँ क्या आ जाएगी? मो आ जाएगी ना। अरे एमएचओ आ जाएगी ना किसकी? ओमेगा सी की। तो ये वैल्यू और याद रखना, ओमेगा एल की जगह ओमेगा सी कर देते तो आंसर बदल जाता। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से क्या करना है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए गलत कथन चुनना है। पहला ऑप्शन क्या है? ट्रांसवर्स होती है, अनुप्रस्थ होती है। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। ट्रेवल्स विद सेम स्पीड इन ऑल मीडियम, ये गलत बात है। गलती तो चुननी थी हमें। सभी माध्यमों में समान चाल के साथ गमन नहीं करती है। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? सी बाई एन। हर मीडियम के अंदर वेलोसिटी सेम नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों की। नेक्स्ट देखना, पावर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, पी किसके इक्वल होता है? 1/f। जैसी फोकस दूरी वैसी क्या होगी? शक्ति होगी। तो उत्तल के लिए फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। तो पावर भी कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी, धनात्मक आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विवर्तन के लिए शर्त, डिफ्लेक्शन के लिए एक ही कंडीशन हुआ करती थी, ए किसके बराबर होना चाहिए? लेमडा के लगभग बराबर होना चाहिए। तो यहाँ शर्त क्या आ जाएगी? इस लेमडा को इधर ले आए, ए बाई लेमडा एग्जैक्टली एक के इक्वल है, वो बहुत अच्छी बात है। बाकी लगभग बराबर का ऑप्शन होता तो वो भी ठीक था। फोटोन के पास नहीं है। फोटोन के पास क्या क्या है भी? एनर्जी है, संवेग भी है, आवर्ती भी है। क्या नहीं है? स्थिर या विश्राम द्रव्यमान नहीं है। एनर्जी कितनी? एच न्यू। संवेग कितना? एच न्यू बाई सी। आवर्ती कितनी? न्यू। सब है, कौन नहीं है? बस स्थिर द्रव्यमान और आवेश नहीं है, चार नहीं। व्हाट डिड रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटर, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? नाभिक के न्यूक्लियस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर स्थायी न्यूक्लियस के लिए, स्थायी नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मैक्सिमम किसके लिए होती है? तो हम एफई के लिए बताते थे ना। आयरन ऑप्शन में ना हो तो क्या कहोगे? निकल के लिए प्रीफर कर लेना। पी टाइप सेमीकंडक्टर को ऐसा, ये सारे अर्धचालक कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं, कई बार बताया हुआ। ये सारे आसान आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? फाई बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए। इसकी यूनिट क्या? टेस्ला। इसकी क्या? मीटर स्क्वायर। फिर टेस्ला कहां से निकालेंगे? इसकी तो विमा निकालनी है ना हमें। तो डायरेक्टली टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर तो ऑप्शन में है नहीं, डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला जानते हो आप? क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां से जब हम इसकी टेस्ला यूनिट निकालते हैं तो टेस्ला ही किसके इक्वल आता है? न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर, ऊपर क्या आ गया? सेकंड। इसका मात्रक क्या? कूलम। इसका क्या? मीटर पर सेकंड। ये डिवाइड में गया, सेकंड ऊपर चला जाएगा। टेस्ला को क्या लिखा जा सकता है? न्यूटन इंटू सेकंड अपॉन कूलम इंटू मीटर। न्यूटन के लिए क्या? m1l1t माइनस 2। सेकेंड के लिए कितना? t1। कूलम के लिए कितना? a1t1। मीटर के लिए कितना? l1। ये सब वैल्यूज डिवाइड के फॉर्म में चलती जाएंगी ना। देखो t1 से t1 तो क्या हो गया? कैंसिल आउट। L1 से L1 भी क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो इसके लिए कितनी आएगी हमारे पास? M1 यहां रहा, L बचा नहीं, T कितना बचा? -2। A कितना बचा? -1। ये ऊपर गया तो यहां इसके लिए तो हम जानते हैं, टेस्ला के लिए डायमेंशन विमा कितनी होती है? M1T -2 A -1। मीटर स्क्वायर के लिए कितनी होती है? L2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? M1 L2 T -2 A -1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक वर्णीय स्रोत उपयोग में लिया गया। स्क्रीन पर बनने वाली व्यतिकरण फ्रिंजों का आकार कैसी होती है? परवलयिक, अति परवलयिक होती है, हाइपरबोलिक होती है। टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर -40 सेंटीमीटर आर हेल्ड इन कॉन्टेक्ट। अच्छा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद है आपको? 1/f किसके इक्वल होता है?
1/f1 प्लस 1/f2। दो लेंस जब भी पास रखे होते हैं उनकी शक्ति क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, पावर क्या हो जाती है उनकी, ऐड हो जाती है। 1/f किसके इक्वल आ गया, पहले की कितनी 1/20 माइनस 1/40 कितना आ जाएगा, 1/40 आ जाएगा। फोकस दूरी कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए इनफाइनाइट के ऊपर इमेज बनानी है। जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत के ऊपर। तो फोकस पर रखेंगे तो कहां रखा जाएगा, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, एम्पियर मैक्सवेल का नियम, डी वेक्टर डॉट डीएल, मतलब जो कुल धारा होती है उसमें क्या जुड़ जाती है, चालन धारा और विस्थापन धारा दोनों जुड़ जाती है। अनुनाद कब होता है, जब अक्ष सी और अक्ष एल बराबर होते हैं। 10 बार बता चुका होगा अभी मेन मॉडल पेपर्स के अंदर केवल। रेडियस ऑफ इनरमोस्ट, रेडियस का रेशियो पूछा जा रहा है। जो सबसे आंतरिक कक्षा है उसकी कितनी है, 5.3 इंटू 10 की घात -11। रेडियस का फॉर्मूला जानते हो आप, आर किसके इक्वल होता है, R0 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, यही होता है। किसकी बात की जा रही है, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के लिए जेड तो कितना आ गया, 1 आ गया। सबसे पहली कक्षा की त्रिज्या कितनी बता रहा है, दूसरी के लिए पूछी है, पहली की कितनी बता रहा है, 5.3 गुणा 10 की घात -11। यहाँ क्या कर देना है हमें, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया क्या, इसको गुणा कर दे, ये आ गया कि 21.12 गुणा 10 की घात -11 मीटर। लेकिन ऐसे ऑप्शन नहीं है, एंगस्ट्रॉम में ऑप्शन है, तो क्या करें, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2.12 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, यही तो एंगस्ट्रॉम होता है। और इसी को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं ना, इसी बात को। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2.12 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड, लेमडा क्या फॉर्मूला, सॉरी बीटा का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यही होता है क्या। अब क्या कह रहा है, जब स्लिट और स्क्रीन के मध्य की दूरी दोगुनी कर दी जाए, स्लिट और स्क्रीन के मध्य की दूरी को दोगुना, स्लिटों का पृथक्करण कितना, आधा, बीटा कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा ना। जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट, फॉर ए ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर, सबसे कम विचलन किसके लिए होता है, लाल रंग के लिए। तो सबसे कम विचलित वही होता है, विचलन कौन, डेविएशन एंगल भी उसी के लिए कम आएगा। ऑल ऑफ दीज बता रखा है ना भंवर धाराओं के बारे में आपको। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन होता है, आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आयाम के वर्ग के। नेक्स्ट क्या कह रखा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, विड्थ जहां पे आ जाए, चौड़ाई जहां पे आ गई, वहां किसकी बात की जा रही है, तीव्रता की। ठीक है ना, याद रखना, विड्थ या चौड़ाई जहां भी आ गई वहां इंटेंसिटी की बात हो रही है, तीव्रता की। इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ I1/I2 कितना दिया हुआ है, 81/1। किसका अनुपात पूछ रहा है, एम्पलीट्यूड, आयाम का। आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए स्क्वायर के, तो I1 किस बाई I2 किसके इक्वल आ जाएगा, A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है, 81/1। A1/A2 पूछा हमसे, कितना आ जाएगा, रूट कर दो दोनों तरफ, 8 का रूट 9, 81 का रूट 9, 1 का 1 ही होगा, कितना आ जाएगा, एम्पलीट्यूड्स का आयामों का अनुपात कितना आ गया, 9/1। नेक्स्ट देखना, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from a surface such that their velocity lies between 0 and finite x maximum, सबके लिए बराबर नहीं होती थी। अधिकतम किसके लिए निकाल देते हैं, मैक्सिमम किसके लिए निकाल देते हैं, e माइनस फाइ नोट, ये अधिकतम होती थी। तो ये इनफाइनाइट वैल्यू थोड़ी है, ये एक फाइनाइट वैल्यू होती थी ना, एक निश्चित मान आता था। ये गलत है, सबके लिए 0 नहीं होती है, सेम भी नहीं होती है सबके लिए, ये अनंत के कारण गलत हो चुका है। बचा कौन सा हमारे पास, लास्ट ऑप्शन की, अधिकतम तो मान आता था ना हमारे पास। एम्पियर सर्किट लॉ, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, जो उसके अंदर कोई भी बंद लूप है उसके अंदर परिबद्ध कुल धारा होती है। अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी एमीटर, प्रत्यावर्ती धारा को डीसी एमीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता। क्यों नहीं मापा जा सकता, क्योंकि डीसी एमीटर हमेशा किस चीज का मापन करता है, एवरेज वैल्यू का, औसत मान का मापन करता है। और औसत मान हमेशा कितना आता है, 0 के लिए, 0 आता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए। एसी इज वर्चुअल, एसी चेंज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर कंप्लीट साइकिल, पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, इसलिए उससे हम नहीं माप सकते, क्योंकि उसकी रीडिंग हमेशा 0 आएगी ना। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इज ऑब्जर्व्ड, पावर का, एवरेज पावर का यह फॉर्मूला, IRMS VRMS cos phi,
जिसके लिए फाई मैक्सिमम उसी के लिए पावर मैक्सिमम। फाई अधिकतम कब हो सकता है? जब फाई की वैल्यू कितनी हो? 0। रेजिस्टिव सर्किट प्रतिरोधक परिपथ के लिए कोस फाई कितना आता है? 0। कोस फाई कितना आ जाता है? +1। तो इसके लिए पावर फैक्टर शक्ति गुणांक किसको बोलते हैं? कोस फाई को। तो उसकी वैल्यू इनके लिए 0 होती है, इसके लिए मैक्सिमम होती है +1। या तो ये पूछ सकता है अधिकतम शक्ति गुणांक किसके लिए होता है, तो क्या कहोगे आप? +1 होता है, प्रतिरोधक परिपथ के लिए होता है। इसके लिए पावर भी 0 है, इसके लिए भी 0 है। इसके लिए कितनी है? Vrms इंटू IRMS। इनके मध्य एक रिलेशन भी होता है ना। Vrms को क्या लिख सकता हूं मैं? Vrms को IRMS इंटू जेड भी लिखा जा सकता है, प्रतिबाधा के रूप में लिख सकते हैं ना इसको, इम्पीडेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके लिए? LCR सर्किट के लिए। तो वहां याद रखना, इन चीजों को रिप्लेस कर सकते हो आप। Which one of the following is not a property of photon? फोटोन के पास कौन नहीं होता? आवेश नहीं होता। चार्ज कितना होता है फोटोन का? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियर विद मास नंबर, द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात दे रखा है। A1/A2 की वैल्यू दी हुई है, मास नंबर ये होता है, कितना दिया हुआ है? 8/27। क्या पूछ रहा है? रेडियस का रेशियो। आर की वैल्यू जानते हो आप? R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। नाभिक की त्रिज्या का ये संबंध होता था। R0 की वैल्यू कितनी होती थी? 1.2 फर्मी मीटर। हमें क्या निकालना है? R1/R2। ये किसके इक्वल आ जाएगा? A1/A2 की पावर 1/3। A1/A2 कितना है? 8/27 की पावर 1/3। 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 का क्यूब। 27 को किसका क्यूब लिखा जा सकता है? 3 का क्यूब। से एक पावर, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा? 2/3। हमारे पास आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, 2/3। ये इक्वेशन 2 बार रिपीट हो चुका था, अभी अनावश्यक होते हैं। तो इस क्लास के अंदर इतना ही भी, यही हमारे सारे मॉडल पेपर्स थे। उम्मीद है आप सभी ने ये सारे क्वेश्चंस ढंग से सोल्व कर लिए होंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, एक जो 7वां क्वेश्चन हमने देखा था उसके अंदर बताया आपको सही था, इसके अंदर टिक गलत कर दिया। अभी बताया यही था ना आपको कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है? इधर घूमे। ये कौन सी? सॉरी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। देखो, क्लॉकवाइज घड़ी इस तरीके से घूमती है, तो इस तरीके से घूमेगी तब धारा किधर आएगी? घड़ी की तरह घूमती तब नीचे की तरफ आती। ये कौन सी दिशा में घूम रही है? उल्टी घूम रही है ना, घड़ी से उल्टी डायरेक्शन में घूम रही। इस तरीके से अगर किसकी डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की, तो धारा किधर आएगी? ऊपर की तरफ। डी किससे जाएगी? दाहिने हाथ के अंगूठे नियम। ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट चुके थे, लेकिन हमारे पास आंसर किधर आएगा? ये दिशा किधर होगी? ऊपर की तरफ ही होगी। भी इस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, मतलब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? अंगुलियों का घुमाव है वो किसको व्यक्त करेगा? चुंबकीय क्षेत्र को। और अंगूठा किसको व्यक्त कर देगा? मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक, सॉरी करंट हो रहा है यार, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये किसको व्यक्त कर रहा है? धारा को। तो धारा की दिशा किधर आ जाएगी? ऊपर की तरफ। इसके अंदर देख लेना भी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस कम आते हैं। बाकी आ भी जाए तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है भी। चलो ठीक है, इस क्लास में इतना।